अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर मुहाज पर मुत्तहदा अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ शिकस्त का सामना है। वफाकी बजट की मंजूरी के नाकाम बनाने के दावे करने वाली अपोजिशन एक बार फिर खुद नाकाम हो गई है। इससे कबल कायदे-ए-इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ऐवान में खड़े होकर दावा किया था कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यही ऐलान किया था। बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। और पूरी ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है, इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। नाम वो इसी PTIMF डील जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा था कि वो बजट को नाकाम बनाने के लिए अपने सारे अराकीन शहबाज शरीफ के हवाले कर रहे हैं, मगर आज जब फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ तो नून लीग के पूरे अराकीन मौजूद नहीं थे, खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। और आज बजट इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कुछ अराकीन के ऐवान में ना होने से बुरा तासुर गया है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए यही काफ़ी है कि बजट इजलास में अपोजिशन लीडर पर हमला हुआ। मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं नून लीग वालों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है। ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। ऑपोजिशन, इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे-ए-इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। हमला हुआ था कायदे-ए-इख्तिलाफ पे, वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। मुतालबा करता हूँ हमारा कायदे-ए-इख्तिलाफ से कि स्पीकर का किरदार को सीरियसली लिया जाए। अगर हुकूमत भी बेंचेस से उस पर फिजिकल हमला होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं पता कि नून लीग वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के झगड़े में क़यादत की गिरफ्त पार्टी पर कमज़ोर हो रही है। नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके MNAs भी नहीं आए, तो यूँ लग रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े में थोड़ा जो PMLN की लीडरशिप की ग्रिप है पार्टी पे वो कमज़ोर हो रही है। ये पहला मौका नहीं है। पहले सड़कों पर अपोजिशन निकली, बार बार हुकूमत को डेडलाइन देती रही और उसमें नाकाम हुई। दिसंबर, जनवरी उन डेडलाइंस में नाकाम हुई, लॉन्ग मार्च करने में नाकाम हुई, असेंबली से इस्तीफे देने में नाकाम हुई। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वो वापस लेना पड़ी, सेनेट में नाकामी का सामना करना पड़ा और अब ये सब हो रहा है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब इतने बड़े बड़े दावे किए, पहले सड़कों पर अपोजिशन नाकाम हुई, आज आपके अराकीन ही पूरे नहीं आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं आए, खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़े मायूस हुए। देखें, ये सब बातें वो हैं जो पार्लिमानी जमहूरियत को लोग नहीं समझते, और मैं हैरान हूँ कि पॉलिटिकल लीडर भी ये बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अददी अक्सरियत पे चलती है, जब वो नहीं होती तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो आज भी हुकूमत के पास 172 अराकीन थे, अपोजिशन की पूरी तादाद 163 है, तो पूरी तादाद भी मौजूद होती तो वहाँ पर बजट पास हो जाता। ये एक वाज़ेह हकीकत है। अब 138 वोट हुए, इसमें से मेरा ज़ाती ख्याल है कि 6 से 8 वोट और हो सकते थे, क्योंकि हमारे 6 मेंबरान मेरे समेत, मैं आज नैब अदालत में था, शहबाज साहब की फैमिली में डेथ हुई है, 6 अराकीन छुट्टी पे थे, 6 अराकीन वोटिंग के वक्त वहाँ नहीं थे। उनसे हम पूछेंगे कि क्यों नहीं थे, और 2-3 दूसरी जमातों के लोग भी वहाँ पर नहीं थे। तो अगर अददी नंबर ही बढ़ाना था तो बहुत कोशिश होती तो ये नंबर तकरीबन 150 के करीब पहुँच जाता, उससे इस बजट पर कोई फ़र्क ना पड़ता। अपोजिशन हमेशा बजट के जो मसाइल हैं, जो उसकी खामियां हैं, उसको एक्सपोज करती है। वो बड़ी खुश इसलूबी से और बड़ी तफसील से इस डिबेट में किया गया। जो आप दिखाते हैं जी, बिलावल साहब ने ये कहा, ये शहबाज साहब ने ये कहा, ये जोश खिताबत होता है। ये पॉलिटिकल लीडर बात करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं नहीं चलने दूँगा, बजट पास नहीं होने दूँगा। इसका मकसद ये होता है कि हम आवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये पार्लिमानी निज़ाम है,
इसको समझने की ज़रूरत है। अब मसला ये है मगर भाई साहब इसमें मसला है ना कि जब बड़ा आप दावा करें तो उसको दावे को सपोर्ट करने के लिए कम से कम अपनी मैक्सिमम हाजिरी यकीनी बनाए। 2 दिन पहले जब आपकी अपनी कट मोशंस थी उसके ऊपर वोटिंग हो रही थी, वो भी हुकूमत ने सारी मुस्तरद कर दी, उस वक्त भी हाजिरी मुकम्मल नहीं थी। बजट तो पास हो जाना था, मगर पार्लिमानी जमहूरियत में यह होता है कि अपोजिशन फिर ये नहीं होता कि अपनी हाजिरी यकीनी ना बनाए, कम से कम अपनी स्ट्रेंथ दिखाती है, चाहे वो कानून साजी हो या फिर बजट का मामला हो। जी बात दुरुस्त है। मैंने कहा ना कि हर एक की मुश्किलात भी होती हैं। अगर हमारे पास अददी बरतरी होती तो हम यकीनन ज़्यादा कोशिश करते, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन होता है कि अपोजिशन रिजेक्ट करती है इस बात को, वो मोशन लाती है, वो फाइनेंस बिल पे अपना एहतजाज करती है। तो वहाँ पर मैंने कहा कि अगर हम आज बहुत भी ज़्यादा कोशिश करते, तमाम अराकीन जो अवेलेबल थे मौजूद होते, तो ये बात 150 तक होती, और अगर सारी अपोजिशन भी मौजूद होती तो 163 वोट से ऊपर ना पड़ते, बजट फिर भी पास हो जाता। तो इसमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई साहब फिर ये बताइएगा कि अब वाज़े नज़र आ रहा है कि हुकूमत को की नज़रें अब 2023 के इलेक्शन पर हैं। उन्हें पता है कि आप 2023 से पहले इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स भी ऐसे लेके आ रहे हैं। ओवरसीज़ वोटिंग में उन्हें पता है कि ओवरसीज़ वोटर उनका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर आज़म तो बड़ा क्लियरली 2023 को फोकस कर रहे हैं। अब आप लोग क्या आज की हिकमत अमली भी नहीं है आपके पास और 2023 की हिकमत भी अमली भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको लगता है शायद उससे पहले आप हुकूमत को हटा लेंगे, हालांकि हटाने की हिकमत अमली नहीं है आपके पास? हिकमत अमली अपोजिशन हमेशा होती है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम अददी बरतरी पे चलता है। अब हुकूमत की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे तो हुकूमत चलती नज़र नहीं आती, क्योंकि जो ये बजट पेश किया गया है ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन बजट है, और ये ऐसा बजट है जो सिर्फ इसकी बुनियाद ही झूठ पर मबनी है। तो ये कैसे चलेगा? हमारा मसला, हमारे मुल्क का मसला आज ये नहीं है कि कौन इक़्तिदार में होगा या कौन नहीं होगा। मुल्क का मसला ये है कि मुल्क के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, मुल्क की तकालीफ इतनी बढ़ चुकी हैं, गवर्नेंस इतनी नाकाम हो चुकी है, हुकूमत इतनी मायूस कुन है कि कोई आगे रास्ता नज़र नहीं आता कि मामला चलेगा कैसे। तो हमें सबको उस बात की फ़िक्र करनी चाहिए, वरना मैं तो सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें। 2023 में अगर हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे सकें तो पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका मिल जाएगा। भाई साहब जब 3 साल ये तबाही हुई है, 2 साल और तबाही बर्दाश्त कर लेंगे। दूसरी तरफ जो तबाही थी, एक साल 1.9% तरक्की का, एक साल मनफी तरक्की का, ये साल 4% तरक्की का, अगला साल वो 4.8 से 5% तरक्की का टारगेट कर रहे हैं, आखिरी साल में वो 6% टारगेट कर रहे होंगे। तो बुरा वक्त तो निकल चुका है उनका, अब तो वो अच्छे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको वो बेहतर अंदाज में मार्केट भी करेंगे। तो आपको क्यों लग रहा है अब हुकूमत गिरेगी? जब आपके गिराने के बावजूद और बुरी कारकर्दगी के बावजूद नहीं गिरी, तो अब जब आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है और हुकूमत की कारकर्दगी पहले से बेहतर होगी तो कैसे गिरेगी? अल्लाह करे आपने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हों, क्योंकि मैंने पहले कहा ना सारा मामला झूठ पे मबनी है। 313 की जीडीपी, 313 अरब डॉलर की जीडीपी आज जो है वो 296 पे है। अगर ये पूरा साल जिस तरह उन्होंने कहा है कि इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी तो फिर वापस 313 पे पहुंचेगी, तो यानी 4 साल आपने मुल्क के ज़ाया कर दिए। और उसके बाद भी बातें हैं, आप एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ दिखाई गई है जो मुकम्मल झूठ पे मबनी है, उससे ये जीडीपी ग्रोथ दिखाई, मैं उसको भी कबूल कर लेता हूँ। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क के मसाइल बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, मुल्क के डेफिसिट बढ़ रहे हैं, बजट के खसारे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ ज़वाल पज़ीर है। गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और मुल्क की आमदन कम होती जा रही है, अवाम की आमदन कम होती जा रही है। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। मगर आप इसको आर्टिफिशियली जो हुकूमत लाई गई थी आर्टिफिशियली सस्टेन कर लिया उसको आपने 3 साल, ये चलने के काबिल नहीं है। भाई साहब अगर आप ये जो अप्रोच है जिसमें आपको लगता है कि हुकूमत नहीं चल सकती है, तो उस आसरे में आप 2023 के इलेक्शन की तैयारी भी नहीं करेंगे और हुकूमत भी चल जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म 2023 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी आसरा है कि हुकूमत गिर जाएगी। और कैसे गिर जाएगी? अददी अक्सरियत आपके पास नहीं है, सड़कों पर आप पहले ही नाकाम हो चुके हैं, तो कैसे गिर जाएगी? देखिए, हुकूमत का काम होता है कि अपने काम पर फोकस करे, उसको वोट मिलेंगे, उसके रिज़ल्ट जो देगी इन 5 सालों के अंदर। जो अपोजिशन है वो अपना काम करती है, उसने मसाइल अवाम के सामने रखे हैं, उसको लोग जज करेंगे कि जब ये हुकूमत में थे इन्होंने क्या परफॉर्म किया। लोग जज करेंगे कि क्या उन्होंने हमारी बात की है अपोजिशन के अंदर या नहीं, उनकी जजमेंट वैसे ही होती है। इलेक्शन अगर 2023 में भी हुए
तो आप देखेंगे बात इस मुल्क के निज़ाम की है। अगर ये निज़ाम आइन के मुताबिक होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। मगर भाई साहब 29 मई को आप लोगों ने ऐलान किया था मौलाना ने कि 4 जुलाई को सवात में जलसा होगा, उसके बाद जलसों का सिलसिला होगा, तो वो होगा या नहीं होगा अब 4 जुलाई को? जी वो होगा जी, जलसे होंगे जी, ये जलसे का सिलसिला चलता रहेगा। हमने इस इशू को कि मुल्क जब तक आइन के मुताबिक नहीं होगा, इसके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा, ये बयानिया है PDM का। मगर भाई साहब आपको फिर ये यकीनी तो आपको बनाना पड़ेगा ना, ये खुद ब खुद तो नहीं होगा। अगर आपको 2018 के इलेक्शन पर एतराज़ है तो 2023 का खुद ब खुद वैसा इलेक्शन हो जाएगा जो सबको काबिल कबूल होगा, ये खुद ब खुद तो नहीं होगा। उसको यकीनी आप कैसे बना लेंगे? जी काबिल कबूल नहीं होगा ना, जब अवाम कबूल नहीं करेंगे तो कबूल नहीं होगा। अवाम तो इस इलेक्शन को भी कबूल नहीं कर रहे, जब उनको उसके हक़ाइक़ सामने आए हैं, अब लोग कबूल नहीं करते। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसी तरह इलेक्शन चलाने हैं, इस तरह हुकूमतें लानी हैं, ऐसे वज़ीर बनाने हैं, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म लाने हैं, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, ये आज की हकीकत है। देखिए ये झूठ और ट्वीट से मुल्क नहीं चलता। जो हुकूमत कह रही है, जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, जो वज़रा कह रहे हैं, इस मुल्क की हकीकत उससे बहुत फ़र्क है। तो भाई साहब अगर फ़र्क है तो अवाम आपके साथ सड़कों पर होते, आप सड़कों पर हुकूमत को गिराने में कामयाब हो गए होते, वो तो नहीं हुआ। सड़कों पे पाकिस्तान में कब अवाम आए हैं? और उस दिन से डरे कि अवाम सड़कों पे आ जाएं। फिर वो नहीं देखेंगे कौन सी PTI है और कौन सी मुस्लिम लीग नून है और कौन वर्दी में है और कौन नहीं है और किसने जज का लबादा पहना है या नहीं पहना। उस दिन से डरें जब अवाम सड़कों पे आ गए। इसीलिए सियासी निज़ाम होता है, इसीलिए सियासी जमातें होती हैं। वो काम नहीं करती, फेल हो जाती हैं, इलेक्शन में दूसरी जमात आ जाती है। जब हम इलेक्शन में इंटरफियर करते हैं तो हम अवाम के मसाइल के हल में इंटरफियर करते हैं। जब हमें इस बात का एहसास होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एंग्रो LNG टर्मिनल से गैस की फराहमी आज बंद हो गई है और 2 दिन तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ड्राई डॉकिंग के दौरान गैस के बहरान पर काबू पाने के लिए वजारत पेट्रोलियम ने अपना प्लान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पहले टर्मिनल पर 29 जून से 5 जुलाई तक ड्राई डॉकिंग की वजह से LNG की सप्लाई में कमी आएगी, जबकि दूसरे टर्मिनल से मुआहदे के मुताबिक 600 MMCFD गैस की फराहमी जारी रहेगी। पहले टर्मिनल की मुकम्मल बंदिश के इब्तिदाई 2 दिनों में दूसरा टर्मिनल ज़्यादा से ज़्यादा गैस सप्लाई करेगा। 4 जुलाई से दोनों टर्मिनल से गैस की फराहमी 824 MMCFD हो जाएगी और फिर 5 जुलाई से पहले टर्मिनल से मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी और दोनों टर्मिनल से 1152 MMCFD गैस फराहम की जाएगी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 5 जुलाई तक गैस की कमी को पूरा करने के लिए नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर को महदूद गैस फराहम की जा रही है। बिजली की तलब फर्नेस ऑयल और डीजल से पूरी की जाएगी। आज वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि दूसरे टर्मिनल से 600 MMCFD मुआहदे के तहत गैस सप्लाई होगी, मगर गुज़िश्ता जुमेरात को ही वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि उन्हें खुद वज़ीर तवानाई ने बताया है कि जब एंग्रो का टर्मिनल ड्राई डॉकिंग पर होगा तो दूसरे टर्मिनल पर 750 MMCFD का इंतजाम कर लिया गया। मगर फिर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि दूसरे टर्मिनल से इजाफी कैपेसिटी की सप्लाई आर्बिट्रेशन की वजह से मुमकिन नहीं। जो दूसरा टर्मिनल है उस पर 600 MMCFD आप कह रहे थे हमाज़र साहब की गैस आ रही है, हालांकि 750 MMCFD आ सकती है जब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है। तो कराची की इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से आप बचा सकते थे, आप वहाँ पर LNG मंगा लेते। आपने टर्मिनल को भी नहीं पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, दूसरा टर्मिनल यूटिलाइज़ कर लेते अगर पहला ड्राई डॉकिंग पर जा रहा है और वैसे गैस फील्ड मेंटेनेंस पर जा रही हैं। देखिए दोनों जो टर्मिनल हैं इस वक्त मुकम्मल अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चल रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक इजाफी इस वक्त कितने पे 600 MMCFD दोनों। ताबिश गौर साहब आप लोगों ने पहले पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाज़त नहीं दे रहे, दे दें तो 1400 MMCFD हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नदीम बाबर साहब ने दिसंबर में अनाउंस किया कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है, इसलिए हम 1400 MMCFD ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगले महीने के लिए, अगस्त के लिए और सितंबर के लिए जो टेंडर इशू किया है वो 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो का किया है, यानी कि आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से, फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। देखिए शाहजेब, इन दोनों टर्मिनल में कुछ पेचीदगियाँ हैं। जैसे आपके इल्म में है, टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है। इजाफी
तो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सर्दियों से पहले ये मामला तय हो जाए और जो इजाफी कैपेसिटी है उसको बरूए लाया जाए। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में हमादर साहब ने तस्दीक की कि टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी पर नैब के केसेस और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर नैब का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है। मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही, वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर? ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी, नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे, वो बिछ चुकी है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला ख़त्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें। असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वज़ीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी, और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। हमने ये फैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए। उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFD का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी को रास्ता निकला है कि नहीं। इससे पहले नदीम बाबर साहब ने नवंबर में बताया था कि जनवरी में 1200 MMCFD की जगह 1400 MMCFD गैस लाएंगे, सर्दियों में कमी पूरी करेंगे क्योंकि गैस की पाइपलाइन बन गई होगी। फिर उन्होंने ऐलान भी किया बाद में कि 24 दिसंबर को पाइपलाइन मुकम्मल हो गई। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी, जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी, वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। 2 दिन पहले चालू कर दिया से 24 दिसंबर जी, 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। आपने खुद सुना कि नदीम बाबर साहब ने कहा कि जनवरी में 1400 MMCFD गैस लाएंगे, मगर हम आपको दिखाते हैं कि फिर उन्होंने कैसे गलत बयानी की। जब जनवरी के लिए देर से LNG ऑर्डर की और सप्लायर नहीं आए और हमने ये स्कैंडल आवाम के सामने रखा, तो नदीम बाबर साहब इस बात से ही फिर गए कि जनवरी में 1400 MMCFD आनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही 14 कार्गो ऑर्डर कर दिए थे, हमने तो कैपेसिटी 12 की। और अब फिर जुमेरात को असद उमर साहब ने कहा कि उन्हें वज़ीर तवानाई ने बताया है कि दूसरा टर्मिनल 750 MMCFD तक इस्तेमाल करेंगे, मगर आज वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक दूसरा टर्मिनल 600 MMCFD पर चलेगा। सवाल उठ रहा है कि हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है जबकि गैस की कमी है। इसके अलावा हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हमाद ने भी इस बात की तस्दीक की और बताया कि 2015 में जो पाइपलाइन का मंसूबा नून लीग अधूरा छोड़ गई थी, हमने उसकी तस्हीह की है। आप लोगों से एक पाइपलाइन लग नहीं सकती है? रशिया की पाइपलाइन का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके। 5 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान LNG, खुद से कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं, वो आज तक नहीं आए। और पूछ लीजिए कि क्या दास्तान है करप्शन की पोर्ट कासिम में। हमाद भाई भी जानते हैं इस बात को। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो IGA देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया है। आप क्या बात करें, LNG पे तो कम से कम आप बात ना करें बिल्कुल भी। मगर अब से 8 महीने पहले भी नदीम बाबर साहब ने इसी पाइपलाइन के हवाले से ऐलान किया था और कहा था कि फरवरी मार्च में तो काम शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है।
नवंबर में मुआहदे में तरमीम करके ऐलान किया कि हमने तरमीम कर दी है, फरवरी में तो काम शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी गुजर गया और कल हमाजर साहब ने कहा कि हमने रूस के साथ तरमीम करके पिछले महीने मुआहदा किया है। मगर आज ताबिश गौहर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि रूस के साथ नहीं, पाकिस्तान की गैस कंपनियों से पाइपलाइन बनवानी चाहिए। रूस के साथ तो 1.5 साल बाद पाइपलाइन पर काम शुरू होगा। 5 साल से हम रशिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और ये हमारी पाइपलाइन बनाएगा। रशिया के साथ मुआहदे हुए कि मेरी ज़ाती राय में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा उस मुआहदे को पाए तकमील पहुँचाने। उसके बाद फिर ये पाइपलाइन पे काम शुरू होगा। हम बहैसियत कौम के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपना पूरा का पूरा दारोमदार एक बैरूनी क़ुव्वत पे डाल दें, जो कि अपना वक्त लेगा और यकीनन जो पाइपलाइन बनेगी वो महंगी होगी। तो मेरा जो मशवरा है वज़ीर आज़म को, जो कि मैंने दिया है कि ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नौदन को दे देना चाहिए। वो जल्दी और सस्ती ये गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। GIDC का पैसा कौम की अमानत है, हमारे पास है, उसी को परिवार लें। हमें किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। 42 इंच की पाइपलाइन अगले 10 साल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हर कुछ महीनों बाद हर वज़ीर या मुशीर के अपने अपने बयानात होते हैं, मगर मुल्क में गैस का बहरान है। और आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से मुलाकात भी की है। हमारे साथ सदर FPCCI नासिर हयात साहब मौजूद। नासिर हयात साहब बहुत शुक्रिया। नासिर हयात साहब, हुकूमत ने वैसे भी कहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस हम मुनक़ता नहीं की है, मगर आपने अपने जो ख़त लिखा हमाजर साहब को उसमें ये मेंशन किया गया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है। आज क्या आपके कंसर्न्स दूर हुए? ताबिश गौहर साहब उन्हें दूर करने में कामयाब हुए? देखिए, बात यह है कि ये जो पेपर पे है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की नहीं काटी गई, आज ताबिश गौहर साहब आए थे, वहाँ सब ने कंफर्म किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की भी गैस कट गई है और जहाँ चल भी रही है तो प्रेशर बहुत लो है। तो ये उनका दावा गलत है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की नहीं काटी गई। इस बात से जो है ना, मैं आपको कैटेगोरी कहता हूँ कि उन्होंने काटी है और उनके पास प्रेशर है ही नहीं। मतलब आपने अपने ख़त में भी इस बात का जिक्र किया है कि जब ईद की लंबी छुट्टियां आई थी तो उस वक्त या तो ड्राई डॉकिंग हो जाती या फिर जो गैस फील्ड्स हैं सिंध की उन्हें मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता। क्या इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सब एक साथ क्यों हुआ और पीक गर्मियों में क्यों हुआ? नहीं, उन्होंने बस यही जवाब दिया कि जहाज़ ओवरड्यू हो चुका था, 1.5 साल पहले करना था। लास्ट ईयर कोविड आया, कोविड में वो टीम नहीं आ सकी, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। और जो हम सारी गैस फील्ड्स की जो मेंटेनेंस करते हैं वो भी एक प्लान के तहत होती है, वो भी साथ कोइंसाइड कर गई। बस वो सब एक किस्म के जो है ना एक एक्सक्यूजेस थे, क्योंकि ये तो देखें, इसका कंट्रोल एक जगह नहीं है। जो फील्ड्स मेंटेन करती है वो OGDC करती है, इनका गैस की सप्लाई जो है SNGC करती है। तो ये सारा जो है ना एक जगह कंट्रोल नहीं है। प्रॉब्लम ये है इसका, क्योंकि हमने सब बातें सुन ली, काफ़ी डिटेल में बातें हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, इसका कंट्रोल एक जगह नहीं है और इसके इसके अंदर बहुत सारी इंटरफेरेंस है और बहुत जो डिपार्टमेंट्स हैं या इदारे हैं, इनका जो है ना राब्ते का फुकदान है। बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री की शिकायत है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है, हालांकि हुकूमत ने इस हवाले से वादा किया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और पर बात करेंगे। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इंखला के ऐलान के बाद से खित्ते में हलचल मची हुई है। तालिबान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खुफिया मुलाकात से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि 4 जुलाई यानी अमेरिका की आज़ादी के दिन अमेरिका अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फ़िज़ाई अड्डा मुमकिन तौर पर खाली कर देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डा मुमकिन तौर पर इतवार तक खाली कर दिया जाएगा और अमेरिकी इनखला के बाद बगराम का फ़ौजी अड्डा अफगान फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। अमेरिकी एहलकार जो सामान साथ नहीं ले जा रहे उसे तालिबान से बचाने के लिए तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी इनखला के बाद पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल को पाकिस्तान समेत दीगर आलमी इदारे भी तशवीश की निगाह से देख रहे हैं। अफगानिस्तान में एक नई और पहले से ज़्यादा खतरनाक खाना जंगी के खदशात पैदा हो रहे हैं। खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 जुलाई को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का आला सतह का इजलास बुला लिया है और इजलास में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरों, मुंतखब सियासतदानों और हुकूमती वज़रा को शिरकत की दावत दी गई है। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ और DGISI पार्लिमानी कमेटी को अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और अफगानिस्तान में मुमकिन खाना जंगी और इसके पाकिस्तान पर होने वाले असरात से निपटने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इजलास में शिरकत का ऐलान किया है।
दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान के असर रसूख में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तालिबान ने 70 से ज़ायद अजला का कंट्रोल संभाल लिया है और अब तालिबान ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक अपना असर रसूख बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल पर पाकिस्तान ने हैरत का इजहार किया है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस की तरफ से कम मज़ाहमत या मुज़ाहमत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि इस वक्त अफगान अफवाज की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब बताई जा रही है, जबकि तालिबान की तादाद उनसे कई गुना कम है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगान हुकूमत 6 माह के अंदर गिर सकती है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता दिनों अफगान तालिबान की कतर में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की खबरें सामने आई थी और अब सहाफ़ी समी यूसुफजई के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़राए ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तस्दीक की और तालिबान ने भारत को यकीन दहानी कराई है कि मुस्तकबिल में तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगे। इस हवाले से बात करेंगे, सहाफ़ी समी यूसुफजई हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। पाकिस्तान पहले ही कह रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे थे कि जैसे ही अमेरिका ने इनखला का ऐलान किया है अफगानिस्तान से, तो वो असर रसूख नहीं है पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर, क्योंकि तालिबान समझते हैं कि उनकी फतह हो गई है अमेरिका के इनखला के बाद और वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें आपने भी ट्वीट किया कि आपके ज़राए बता रहे हैं अफगान तालिबान में कि मुलाकात हुई है भारतीय वफ़द से और यकीन दहानी कराई है अपनी पॉलिसी के हवाले से। तो इस वक्त अमेरिका का या फिर अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी डालना या इल्ज़ाम तराशी करना मुनासिब होगा? आपको लगता है पाकिस्तान का वो असर रसूख है जिसकी अफगान हुकूमत ज़िम्मेदारी डालती है पाकिस्तान पर? देखिए, ये रोज़ अव्वल से रोशन है, तालिबान पर किसी मुल्क का और किसी इदारे का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। अलबत्ता इन्फ्लुएंस है, तो उनको समझा सकते हैं, उनको ज़बान को समझा सकते हैं, उनके जो रिकॉर्ड है उनके साथ रवाबित है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि जिस तरह दुनिया ने एग्जेजरेट किया कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मेरा ख्याल नहीं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है। और पाकिस्तान भी किसी हद तक है, पाकिस्तान में कुछ मजहबी ग्रुप्स के भी उनके साथ ताल्लुकात है, लेकिन इस ताल्लुकात का ये मतलब नहीं है कि वो मनवान जो पाकिस्तान कह दे वो मानेंगे। बहुत से ऐसे मसाइल है उस पर तालिबान राजी नहीं है। मसलन पाकिस्तान मुसलसल अफगान तालिबान से ये ख्वाहिश करे कि वो TTP के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर जो उनके इलाकों में है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। अलबत्ता ये एग्जेजरेशन हो रहा था कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान भी कुछ हद तक इसको एंजॉय कर रहा था। सारी दुनिया उनके पीछे आ रहे थे कि आपके ताल्लुकात है, आप उनसे बात मनवाएं, लेकिन मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे वो जो ताल्लुकात और जो इन्फ्लुएंस की बात है इतने इन्फ्लुएंस का भी नहीं था। अच्छा, तो अब जबकि अफगान सदर गए अमेरिका और अमेरिका की तो अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि 6 महीने भी अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, हालांकि अफगान हुकूमत की तरफ से दावा होता है कि कुछ अजला उन्होंने वापस भी लिए हैं। तो क्या हासिल कर पाए हैं अशरफ गनी अपने अमेरिका के दौरे से? मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब का कोई खास बड़ा ख्वाहिश भी नहीं था। वो एक फेयरवेल जो हम कह सकते हैं उनके लिए काबुल वाशिंगटन गई थी, उनसे मुलाकात हो गई थी, कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह अमेरिकन ने प्रॉमिस किए और कुछ डिलीवर भी किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी खाना जंगी की तरफ जा रहा है। कुछ 2 हफ्तों के दौरान काफ़ी अजला पर तालिबान ने कब्जा किया। अब दोबारा खबरें आ रही है कि अफगान हुकूमत ने जो दोबारा इक़दाम किए और लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अजला पर दोबारा कब्जा कर दिया है। तो लगता है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही खूनरेज़ी की तरफ जा रही है और ऐसा खूनरेज़ी की तरफ जिसका कोई हल किसी के पास भी नहीं है। मतलब कुछ लोगों की ये भी राय है कि ये जो खाना जंगी और खूनरेज़ी है वो खुदा न खास्ता जो पहली खाना जंगी थी उससे भी बुरी साबित हो सकती है जो सोवियत यूनियन के इनखला के बाद हुई थी। आप क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान के मामलात को बहुत करीब से जानते हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना ख़तरनाक मामला होने जा रहा है? मेरे ख्याल में ये इस मरतबा खाना जंगी तो ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन इस मरतबा एक एथनिक जो खाना जंगी है उसका डर बहुत ज़्यादा है। चूँकि तालिबान जो नादर अलाइन के जो साबिका ग्रुप्स थे, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, उनके खिलाफ एक तालिबान और उनके दरमियान एक मूवमेंट बन रही है एक दूसरे के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा ये एथनिक बेसिस पर एक लड़ाई होंगे। पश्तून इलाकों में तालिबान के खिलाफ कोई मुज़ाहिमत नहीं है, लेकिन अभी से नान पश्तून इलाकों में काफ़ी तालिबान के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा दिए हैं। तो अगर तालिबान काबुल पर कब्जा भी कर देते हैं तो वही सूरत हाल होंगे कि जो बाकी ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है, उनका बड़ा काफ़ी इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर और गुज़श्ता 20 सालों में उन्होंने काफ़ी तरक्की भी की है, उन्हें काफ़ी शेयर्स भी मिला है। तो मेरे ख्याल में एक और लड़ाई का आगाज़ होगा। एक बदकिस्मती से अफगानिस्तान में हमेशा
एक लड़ाई का अंजाम अख्तिताम दूसरी लड़ाई का अंजाम होता है, जिस तरह मुजाहिदीन के दौर में हो। लेकिन इस मरतबा तालिबान को यकीन है कि वो जिस तरह उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, वो जो साबिका मुजाहिदीन है या उनको भी शिकस्त देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि जो तालिबान के खिलाफ लड़ते हैं वो लोकल लोग हैं, वो गाँव के लोग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं। वो घरों में रहकर तालिबान पर अटैक करेंगे, फिर घर में जाकर नॉर्मल जिंदगी अपनाएंगे। तो तालिबान के लिए एक तशवीश है। इसी वजह से वो जो इंडिया के साथ तालिबान का जो मीटिंग है, जो 9/11 से पहले जो शुमाली इत्तेहाद के तालिबान के खिलाफ जो मुज़ाहिमत था, उसमें भी इंडिया का बहुत ही किरदार था। वो सारी इंडिया सपोर्ट कर रहे थे। तो तालिबान भी इसी वजह से मेरे ख्याल में इंडिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम आपके मुफादात के खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन आपको भी मुस्तकबिल में अगर तालिबान का कोई कंट्रोल आ जाता है काबुल के ऊपर, तो उन लोगों को दोबारा सपोर्ट न करे जिस तरह तालिबान के साबिका दौर हुकूमत में इंडिया ने सपोर्ट दिया था। बहुत शुक्रिया समीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।